हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी पेपर 2 का सॉल्यूशन और उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे हम। तो ये था आज का हमारा पेपर। तो सबसे पहले हम डिफाइन देखते हैं। तो फर्स्ट डिफाइन था हमारा एमएचसी रेस्ट्रिक्शन। तो ये क्या होता है? इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि एंटीजन विल रिकॉग्नाइज बाय टी लिम्फोसाइट ओनली व्हेन इट इज प्रेजेंट एसोसिएटेड विद सेल्फ एमएचसी एंटीजन। मतलब टी लिम्फोसाइट डिस्क्रिमिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। मतलब जैसे कि कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है, तो टी साइटोटॉक्सिक सेल क्या करेगी? उसको डिस्ट्रॉय करेगी इन्फेक्टेड सेल को। कब करेगी? जब एमएससी क्लास 1 वाले एंटीजन को पहले आइडेंटिफाई कर लेगी कि हाँ, ये बाहर का एंटीजन है, इसको डिस्ट्रॉय करना है। तो वो पहले एक एमएससी के साथ एक रिलेशनशिप बनाती है, फिर जाके वो डिस्ट्रॉय करती है। तो ये एक एमएससी रेस्ट्रिक्शन का एक है जिसमें सेल्फ और नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करने के लिए मैकेनिज्म होता है। आगे चलते हैं SMEDI। तो ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? पोर्साइन पार्वोवायरस डिजीज का, PPV का। ये हमें सेकेंड प्रेगनेंसी से पहले देखने को मिलती है। मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद में और सेकेंड प्रेगनेंसी से पहले देखने को मिलती है। इसका फुल फॉर्म होता है, ये मतलब एक करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? पोर्साइन पार्वोवायरस का। इसका फुल फॉर्म होता है स्टिल बर्थ, मम्मिफिकेशन, एम्ब्रियोनिक डेथ, इनफर्टिलिटी। मतलब इस डिजीज में रिप्रोडक्टिव लॉस ज़्यादा होता है। तो स्टिल बर्थ मतलब बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी या उससे पहले ही डेथ हो चुकी है उसकी फीटस की। मम्मिफिकेशन मतलब जो फीटस है वो डेड हो चुका, मतलब ड्राई कंडीशन में बाहर निकलता है, एकदम ड्राई मम्मीफाइड हो जाता है बिल्कुल। एम्ब्रियोनिक डेथ, इनफर्टिलिटी। तो ये रिप्रोडक्टिव लॉस का एक एग्जाम्पल है इस डिजीज में। तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? पोर्साइन पार्वो वायरस का। आगे चलते हैं, बस्ट साइज क्या होता है? तो इसको हम वायरस के रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि वायरस कैसे रेप्लिकेट करता है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट हुआ था, वन स्टेप ग्रोथ एक्सपेरिमेंट। उसमें 3 फेज होते हैं, लेटेंट पीरियड, बस्ट पीरियड, प्लेटिव पीरियड। तो लेटेंट पीरियड तो कांस्टेंट होता है जिसमें कोई भी वायरस सेल को इन्फेक्ट करता है। लेकिन बस्ट साइज में क्या होता है? इन्फेक्ट करने के बाद वो अपने न्यू वायरल पार्टिकल बनाता है ना, उसको कहते हैं बस्ट साइज। तो बस्ट साइज इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल प्रोड्यूस फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ सिंगल सेल। मतलब सिंगल सेल से कितने वायरस पार्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं। द बस्ट साइज इज कैलकुलेट यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो प्लेटिव फेज यूनिट पर ml एट प्लेटिव एंड प्लेटिव फेज यूनिट पर ml लेटेंट पीरियड। तो प्लेटिव फेज और लेटेंट पीरियड दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बस्ट साइज आ जाएगा। ये इन दोनों को, ये प्लेटिव फेज और ये लेटेंट पीरियड, इन दोनों को माइनस करेंगे तो बस्ट साइज आ जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब सीधा यही है कि कितने वायरल पार्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं सिंगल सेल से इन्फेक्ट करने के बाद। आगे चलते हैं, अगला है डीवा। तो डीवा बोलो या सीवा बोलो, एक ही है। मतलब इनको मार्कर वैक्सीन बोलते हैं एक्चुअली। इनका फुल फॉर्म होता है डिफ्रेंशिएटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल, या फिर सेग्रीगेट इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेट पीपल। मतलब वैक्सीनेट एनिमल से इन्फेक्टेड को कैसे अलग किया जाए, मतलब कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, उसी को बोलते हैं डीवा। DIVA means differentiating infected from a vaccinated animal. These vaccine also termed as marker vaccine induce an immune response which is different from that induced by natural infection. Marker vaccine are based on deletion mutant of wild type pathogen subunit vaccine and inactivated whole virus vaccine. तो मतलब ये सीरोलॉजिकल डिफरेंशिएशन करने का एक मेथड है इन्फेक्टेड और वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल में। तो यही है। आगे चलते हैं, अगला है एवीडीटी। तो ये हम एंटीबॉडी में पढ़ते हैं इसको। दो टर्म होती है एवीडीटी और एफिनिटी। ये मतलब
दोनों टर्म ये बताती है कि एंटीबॉडी एंटीजन में कैसे इंटरेक्शन कितना क्या होता है। तो एविडिटी क्यू मेजर ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स एंड इट डिपेंड ऑन एफिनिटी ऑफ एंटीबॉडी फॉर द एपिटोप, valency of both antibody and antigen, and structural arrangement of parts that interact। तो ये दो टर्म होती है एफिनिटी और एविडिटी। एविडिटी ज़्यादा एडवांस है और इसकी 3 मेजर पैरामीटर पर डिपेंड करती है, बल्कि एफिनिटी सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है कि वो एंटीजन्स के साथ उसकी कितनी एफिनिटी है। लेकिन एविडिटी ये भी बताता है कि वैलेंसी कितनी है, मतलब आईजीएम की 5 है ऐसे। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट भी बताता है। तो एविडिटी मोर कॉम्प्लेक्स है और रियल स्ट्रेंथ यही बताता है कितना इंटरेक्शन हुआ है। तो हम डिफरेंस भी देख सकते हैं। द टर्म एफिनिटी डिस्क्राइब एन इंटरेक्शन इज एन इंडिविजुअल बाइंडिंग साइड, मतलब इंडिविजुअल बाइंडिंग साइड में कितना इंटरेक्ट हुआ। लेकिन एविडिटी ओवरऑल बताता है, मतलब मल्टीवेलेंट बाइंडिंग बिटवीन मल्टीपल बाइंडिंग साइट ऑफ द लीजेंड एंड लाइगेंड रिस्पेक्टिवली। फिर आगे चलते हैं, अगला है आर्बो वायरस। तो ये बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में ग्रुप 1 में आते हैं। ग्रुप 1 जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आते हैं, मतलब तो ये आर्थ्रोपोड बॉन्ड वायरस होते हैं, अस्पार विरिडी फैमिली में आते हैं ये। इनकी मेन डिजीज होती है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, एएसएफ। ये आर्थ्रोपोड से मतलब बॉन्ड, मतलब जो टिक्स वगैरह होती है ना, उनसे ही फैलता है। फिर है साइटोकाइन्स क्या होते हैं। तो ये स्मॉल प्रोटीन होते हैं जो कि कम्युनिकेशन का काम करते हैं। द टर्म साइटोकाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, साइटो मीनिंग सेल एंड काइनो मीनिंग मूवमेंट। Cytokine are cell signaling molecule that aid cell to cell communication in immune response and stimulate movement of cell towards site of inflammation, infection, trauma। मतलब बॉडी में अगर हमारे कहीं इन्फ्लामेशन हो गया, कहीं इन्फेक्शन हुआ, तो ये मतलब कम्युनिकेशन करते हैं कि अब वहां चलना हमें। ये किसको कम्युनिकेट करते हैं? मैक्रोफेज को, लिम्फोसाइट को, ग्रेनुलोसाइट को, मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल सेल। ये मतलब कम्युनिकेट करके बताते हैं कि वहाँ इन्फ्लामेशन हो रखा है, हमें वहां जाके उसको ठीक करना है। तो साइटोकाइन में मतलब कीमोकाइंस, इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन, लिम्फोकाइन, ये सारे साइटोकाइन ही होते हैं। अगला है नेचुरल किलर सेल। तो नेचुरल किलर सेल आर लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट derived फ्रॉम द कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल लिम्फोब्लास्ट। तो ये मतलब नेचुरल, मतलब ये बॉडी में जो भी एपोप्टोसिस करना होता है ना, मतलब जो, मतलब बॉडी में जो डी जनरेट हो जाते हैं, मतलब उनको भी खत्म करना होता है, तो ये नेचुरल किलर सेल का काम होता है। नेचुरल किलर सेल कंस्टिट्यूट 5 to 10% ऑफ लिम्फोसाइट इन ह्यूमन पेरिफेरल ब्लड। आगे चलते हैं। फिर है इडियोटाइपिक वेरिएशन। इसको हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट में पढ़ते हैं। एक ही एंटीजन अलग अलग तरह के एंटीबॉडी बनती है। तो इसके भी मतलब 3 टाइप होते हैं, मतलब आइसोटाइप, एलोटाइप, ईडियोटाइप। ईडियोटाइप को समझते हैं। इसमें क्या होता है? आइसोटाइप में क्या होता है कि जो, जैसे ये आईजी, ये आईजीजी है और ये आईजीए है, इनमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ कुछ अमीनो एसिड की सीक्वेंस अलग है, मतलब डिफरेंट एफसी है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी होगी। ये आइसोटाइप है, मतलब कुछ सीक्वेंस अलग है थोड़ी सी। एलोटाइप मतलब ये सेम एंटीबॉडी है, लेकिन इंडिविजुअल अलग अलग, जैसे 2 ह्यूमन बींग से 1 and 2, लेकिन कुछ एलेलिक डिफरेंस तो होगा ही। तो डिफरेंस बिटवीन स्पीसीज, मोस्ट डिफरेंस इन एफसी रीजन, एफसी रीजन में ज्यादा डिफरेंस होता है ये वाला। और आइसोटाइप में यहाँ ज्यादा चेंज होता है। आइसोटाइप तो वैसे अलग ही हो गया क्योंकि एंटीबॉडी अलग हो गई। फिर आता है ईडियोटाइप। इसमें क्या होता है? जो एंटीबॉडी में वेरिएबल रीजन में चेंज होता है, जो वेरिएबल रीजन है ना, इसमें ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। तो डिफरेंस specific of antibody molecule, each ईडियोटाइप recognize different part of and different antigen। तो ये होता है ईडियोटाइप। फिर है इम्यूनोटॉलरेंस। काफी कॉमन टर्म है इम्यूनोटॉलरेंस, आल्सो रिफर टू इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस और
Immunotolerance is active state of unresponsiveness to specific antigen is in an effort to prevent destructive overreactivity of the immune system. मतलब बॉडी अच्छे से फाइट नहीं कर पाती है, मतलब उसका इम्यून लो लेवल का हो चुका है. It is a state in which individual is incapable to developing an immune response to a specific antigen. कोई एंटीजन आया उसके खिलाफ बॉडी लड़ नहीं पा रही है, उसमें मतलब इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उसके साथ फाइट कर सके. तो ये थे हमारे डिफाइन. अब शॉर्ट नोट को देखते हैं. तो फर्स्ट शॉर्ट नोट है हमारा ऑटो इम्यून डिजीजेस. तो ऑटो इम्यून डिजीजेस कौन सी होती है? मतलब ऑटो इम्यून मतलब हमारे ही इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है. सिंपल सा मीनिंग ये होता है. और हम कॉमनली इसको देखते हैं, मतलब ये काफ़ी आजकल ऑटो इम्यून डिजीज के काफ़ी केसेस आते हैं. इसके एग्जांपल जैसे हाशिमोटो, रिमेटोइड आर्थराइटिस जॉइंट को इफेक्ट कर देता है, माइस्थीनिया ग्रेविस न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है वो मेनली, डायबिटीज मेलाइटस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सारे ऑटोइम्यून डिजीज है. फिर डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेप्लिकेशन ऑफ प्रियन. तो प्रियन को हम काफ़ी पढ़ते हैं. प्रियन मतलब मिसफोल्डेड प्रोटीन, इसको देखते हैं. तो ये एक हमारे प्रियन हमारे बॉडी में बनता है. मतलब प्रियन प्रोटीन जिसको पीआरपीसी, पीसी का मतलब सेलुलर सेलुलर प्रियन प्रोटीन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ सेल्स मेनली न्यूरॉन्स में, मतलब जो हमारे ब्रेन वगैरह वहाँ मिलते हैं, ये जो कि सिनेप्स बनाने में काम आता है. तो प्रियन आर क्या होता है? मिसफोल्डेड वर्जन ऑफ प्रियन. तो प्रियन क्या है? मिसफोल्डेड वर्जन ऑफ प्रियन प्रोटीन ऑफ पीआरपीसी. इसको बोलते हैं पीआरपीएससी, स्क्रैपी फॉर्म. प्रियन प्रोटीन तो एकदम सही है, लेकिन जो प्रियन है वो मिसफोल्डेड वर्जन ऑफ प्रियन प्रोटीन है. प्रियन प्रोटीन तो पीआर ये तो मतलब नेचुरली मिलता है, लेकिन जो प्रियन है वो मिसफोल्डेड वर्जन हो जाता है उसका. क्यों होता है उसको देखते हैं. तो पीआरपीसी सेलुलर प्रियन प्रोटीन होता है जो कि नॉर्मल फॉर्म होती है, और पीआरपीएससी मिसफोल्डेड प्रियन प्रोटीन स्क्रैपी फॉर्म, मतलब स्क्रैप बन जाते हैं. जैसे कि इसका हुआ ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो ये मतलब ये करेक्टली फोल्डेड प्रोटीन दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि अगर जैसे शेप उसकी अलग बन गई, तो हमारे बॉडी में होते हैं चेप्रोन कैटलाइज जो कि इसकी शेप को सही भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये शेप सही नहीं हो पाती है, तो ये उसका प्रोटीएस भी कर देता है. अगर सही नहीं हुआ तो मतलब तो इसका प्रोटेज करने के बाद इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो प्रियन प्रोटीन डैमेज एंड मिसफोल्डेड. अगर ये प्रोटीज ही अब्सेंट हो गया बॉडी में, तो ये फिर प्रियन में कन्वर्ट हो जाते हैं. प्रोटीज रेजिस्टेंस आ जाता है इनमें, ये मतलब ये प्रोटीज के खिलाफ लड़ नहीं पाते हैं. तो ये फिर बिना प्रोटीज के बिना ये फिर खुले हो जाते हैं, तो ये फिर बॉडी को इन्फेक्ट करने लगता है. इनमें डिफरेंस देखे क्या होता है? जो नॉर्मल होता है उसमें अल्फा एलेक्स 43% होता है, बीटा सीट की 0.3% होता है, मतलब ओनली 3%. लेकिन मिस फोल्डेड में अल्फा एलेक्स 30 और बीटा सीट 43, मतलब 40% ज़्यादा बीटा सीट हो जाता है. इसकी वजह से ये प्रोटीज इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, इस प्रोटीन को. प्रोटीज मतलब प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन करने वाला, लेकिन इसकी चेंज मतलब एंगल वगैरह सब चेंज हो गए तो ये कर नहीं पाता है, तो ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फिर ये बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं. इसकी मेन डिजीज होती है मेड कव डिजीज, स्क्रैपी डिजीज, कुरू डिजीज. फिर आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन MSC1 एंड MSC2. तो ये डिफरेंस है स्ट्रक्चर इनकी क्या होता है? हैवी चेन मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन होता है, और अल्फा बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं. इसमें लोकेशन इनकी क्या? ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, ये मेजर डिफरेंस है. ये मतलब सभी न्यूक्लिएटेड सेल में मिलती है, RBC में नहीं मिलेगी. और MSC सेकेंड क्लास ये सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो मतलब जो सेल जो कि एंटीजन अपने सेल सरफेस पर रखते हैं, जैसे कि बी सेल हुआ, मैक्रोफेज हुआ, डेंड्राइटिक सेल हुआ, लैंगरहैंस सेल हुआ,
इनका ये फंक्शन है प्रेजेंट एंटीजन टू CD8+ साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये MSC CD4 टाइप ऑफ एंटीजन वायरस ट्यूमर प्रोटीन एंटीजन, ये बैक्टीरियल एंटीजन आर फेगोसाइटाइज। एपोप्टोसिस ऑफ द प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंट रिजल्ट्स क्यों होता है एपोप्टोसिस ऑफ रिजल्ट, और इसका एक्टिवेशन ऑफ टी हेल्पर सेल विच स्टिमुलेट ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो मेन काम जब भी बॉडी अटैक होता है तो MSC क्लास सेकेंड ही मेन जिम्मेदारी इसी की होती है। आगे चलते हैं अबॉर्शन स्टॉर्म इन इक्वाइन। तो ये स्टॉर्म मतलब आंधी, मतलब अबॉर्शन की आंधी आ गई, मतलब इक्वाइन में अबॉर्शन ही अबॉर्शन हो रहा है। ऐसा कब हुआ? 2011 में अमेरिका में ये आया था। आप प्लेग समझ लो, मतलब उसमें क्या हुआ, एक आउटब्रेक हुआ था हर्पीज वायरस का, इक्वाइन हर्पीज वायरस 1 का, जिसमें मतलब अचानक से इक्वाइन में अबॉर्शन होने लग गया था। इससे मतलब अबॉर्शन स्टॉर्म बोल दिया साइंटिस्ट ने, कि मतलब अबॉर्शन की एक आंधी आ गई इक्वाइन में अचानक से। तो इसमें फिर क्या होता है, जो मतलब जो प्रेग्नेंट मेयर होती है उनमें ज्यादा फैलता है। और ये किसकी वजह से हो रहा था? इक्वाइन हर्पीज वायरस 1 की वजह से हो रहा था। और ये मतलब नोटिस क्या था कि ये मेनली आपस में जो प्रेग्नेंट मेयर है ना, वो आपस में फैला रही है। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट मेयर है, जैसे कोई फार्म है, उसमें 50 प्रेग्नेंट मेयर है, एक को हुआ तो वो एक ने सभी को फैला दिया, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही वो फैला रही थी इक्वाइन हर्पीज वायरस को। तो ये था abortion storm, our 50% pregnant mare on the farm can have problem। इसमें रेड बेग अबॉर्शन भी बोलते हैं इसको। फिर अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट्रोवायरस। आप जानते हो रेट्रोवायरस एक आरएनए वायरस है। इसकी खास पहचान यही है कि ये इसके अंदर एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि मतलब आरएनए से डीएनए बना देता है। मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? HIV वायरस, जो कि आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्यूमर कोजिंग वायरस होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड होता है इनमें, स्पेरिकल एनवलप विरियन विद आइकोसाइड्रल कैप्सिड। तो ये आप देख लेना, आसान ही है। फिर अब मेजर क्वेश्चन की बात करें तो रेप्डो वायरस के बारे में बताना था, इसकी फैमिली में कौन कौन से जेनर आते हैं और इसके रेप्लिकेशन कैसे होता है। फिर उसके बाद रेबीज के बारे में सारा कुछ बताना, उसकी पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल साइन, डायग्नोसिस, कंट्रोल वगैरह सारा। तो हम इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेप्डोविरिडी फैमिली किसके अंदर आती है, कौन से ऑर्डर के अंदर आती है? मोनो नेगाविरल्स। मोनो मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम होगा, नेगा मतलब नेगेटिव पोलैरिटी होती है इनमें, और वायरस मतलब वायरल ऑर्डर, मतलब वायरस सही है। इसकी मतलब फैमिली में और कौन कौन से आते हैं? बोर्नाविरिडी, पैरामिक्सविरिडी, फिलोविरिडी। इसकी खासियत क्या है रेप्डो की? ये अलग ही बाकी फैमिली से अपनी। इसका जो शेप है ना वो बुलेट शेप का होता है, ये इसकी खास बात है। इसका जो शेप है ये बुलेट शेप का होता है। तो इसी की वजह से ये बाकी से अलग है, क्योंकि पैरामिक्सोडी में प्लियोमॉर्फिक मतलब कोई शेप ही नहीं है, फिलोविरिडी में फिलामेंटस होता है और बोर्नाविरिडी में स्पेरिकल होता है, लेकिन रेप्टोविरिडी में इसका शेप बुलेट शेप होता है। और रेप्डो का मतलब यही होता है रोड शेप। और रेप्डो का एक और मतलब होता है स्केलेटल मसल रेप्डोमायोसिस, मंडे मॉर्निंग सिकनेस में पड़ता है स्केलेटल मसल का डिस्ट्रक्शन होना। इसके अंदर कौन कौन से जीनस आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था। इसके अंदर आता है लाइसा वायरस, वेसिकुलो वायरस, एफी, ये दो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी एफीमेरो वायरस, ये तीन इंपॉर्टेंट, लाइसा वायरस, वेसिकुलो वायरस और इफेर्मो वायरस। इसमें आता है बोवेन इफेर्मल फीवर वायरस, इसका वेसिकुलर स्टोमाइटिस, और इसमें रेबीज वायरस। तो लाइसा वायरस काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम रेबीज डिजीज पढ़ते हैं। ये जीनोम प्रॉपर्टीज है, ये बुलेट शेप का होता है।
इसके एक खासियत है, इसके जीनोम में ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स मिलता है, आरएनपी बोलते हैं, आरएनपी कॉम्प्लेक्स। अब इसका वायरल रेप्लिकेशन देखते हैं कैसा इसका रेप्लिकेशन होता है। सबसे पहले तो एंट्री होती है, फिर अनकोटिंग होती है, फिर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद असेंबली, फिर रिलीज ऑफ विरियन, मतलब वायरस आता है फिर अपने नए वायरल पार्टिकल बनाता है। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है ये हमने देख लिया। जो वेसिकुलर स्टोमाइटिस होता है ना, उसमें तो साइटोपैथो साइटोपैथोलॉजी इन सेल कल्चर, लेकिन रेबीज और बोवाइन इन्फ्लुएंजा फीवर वायरस में नॉन साइटोपैथिक होता है। रेबीज वायरस की एक और खासियत है, उसमें नेगरी बॉडीज भी मिलती है साइटोप्लाज्म। ये देख सकते हैं आप मैकेनिज्म। ये हमारा मार्कर से बताता हूँ, ये हमारा रेब्डो वायरस है, मान लीजिए रेबीज वायरस है। ये सबसे पहले अटैच करता है, फिर ये एंटर होता है, एनवेलप बनाता है, फिर अपने अनकोटिंग हटाता है और वायरल पार्टिकल निकालता है अपने से, फिर उसकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है और एक नया फॉर्म बनाता है इसकी, मतलब ये सेल को इन्फेक्ट करके एक नया बर्ड बनाता है और ये फिर ये नए आगे जाके और को इन्फेक्ट करता है। ऐसे काफी बनते हैं, एक नहीं हजारों में बनते हैं ये से। तो ये हुआ रेप्डोवेरिडी फैमिली का इंट्रोडक्शन और उसका रेप्लिकेशन। अब रेबीज का देखते हैं। रेबीज का लैटिन मीनिंग होता है टू रेज और ग्रीक मीनिंग होता है फ्रेंजी लाइसा। इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, लाइसा भी बोलते हैं, जलांतक भी बोलते हैं। इसकी इटियोलॉजी आप जानते हैं, लाइस जीनस इसका लाइसा वायरस है, स्पीसीज रेबीज वायरस, फैमिली रेप्डोविरिडी। इसका पैथोजेनेसिस पूछा हमसे। सबसे पहले तो ट्रांसमिशन क्या होता है, 95% तो ये रेबिड एनिमल के काटने से होता है। रेबिड एनिमल मतलब जो डॉग वगैरह, उसके काटने से। इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 90 दिन तक हो सकता है। सबसे पहले क्या होता है, बाइट ऑफ रेबिड एनिमल, किसी कुत्ते ने काट लिया, फिर ये डिलीवर वायरस डीप इनटू स्ट्रेटेड मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्ट रेप्लिकेटेड इन एपिथेलियल सेल एंड मसल सेल। फिर ये वायरस सबसे पहले मसल सेल में रेप्लिकेट होते हैं, फिर बाइंड टू असाइटोकोलिन टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फैसिलिटिंग एंट्री इन नर्व एंडिंग। फिर ये नर्व एंडिंग के थ्रू एंटर हो जाते हैं, फिर इन्वेट पेरिफेरल नर्व थ्रू सेंसरी एंड मोटर नर्व एंडिंग। फिर ये पीएनएस को अफेक्ट करते हैं, मतलब पेरिफेरल नर्व जितने भी उनका इन्फेक्ट करते हैं। फिर ये सेंट्रीपिटल मूवमेंट करते हैं एक्सोन टू स्पाइनल कॉर्ड, फिर ये मसल से मसल की जो एक्सोन्स होती है वहां से स्पाइनल कॉर्ड जाते हैं, सेंट्रीपिटल मूवमेंट करते हैं एंड रेप्लिकेट्स एक्सटेंसिवली एंड फ्यूरी सीन क्लिनिकली। फिर रेप्लिकेट्स एक्सटेंसिवली एंड व्हेन वायरस रेप्लिकेट इन नियोकॉर्टेक्स प्रोड्यूस डम एंड पैरालिटिक फॉर्म ऑफ डिजीज, मतलब डिप्रेशन, कोमा, डेथ कुछ भी हो सकता है। फिर इन रिजर्वेयर एनिमल वायरस मूव्स सेंट्रीफ्यूगली फ्रॉम सीएनएस टू एड्रिनल कॉर्टेक्स, पेनक्रियाज एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड एंड बाय पेरिफेरल नर्व्स। जो रिजर्वेयर एनिमल होते हैं जैसे कि डॉग हुआ, उसमें क्या होगा, पहले तो ये फिर वापस सीएनएस में पहुंचने के बाद ये वापस जाते हैं कहाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स, पेनक्रियाज और मोस्ट इंपोर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। तो जब भी कुत्ता काटता है उसकी सलाइवा ही तो वो अपने डालता है, उसी की वजह से ये होता है। तो क्या हुआ, वायरस एंटर वाया एनिमल बाइट, एनिमल ने बाइट किया यहाँ पे जैसे, फिर वायरस रेप्लिकेट इन मसल एट द साइट ऑफ बाइट, फिर वायरस इन्फेक्ट नर्व इन पेरिफेरल नर्व सिस्टम मूव्स, फिर ये फोर्थ पॉइंट, फिर ब्रेन इन्फेक्टेड, फिर वायरस ट्रेवल फ्रॉम नर्व अदर टिश्यू जैसे किडनी स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो ये होता है। क्लिनिकल सिम्टम देखें तो दो मोस्ट फॉर्म देखने को मिलती है, एक तो होती है फ्यूरियस फॉर्म और दूसरी होती है डम फॉर्म एंड पैरालिटिक फॉर्म। तो ये होता है चेंज इन, पहले 1 से 3 दिन में क्या होता है, चेंज इन बिहेवियर, रेस्टलेसनेस, एनोरेक्सिया, एक्साइटेड रिस्पॉन्स। एक्साइटेड स्टेज में क्या होता है, ये 1 से 7 दिन तक होती है, इसमें एक्साइटेबिलिटी, इरिटेटिंग, इंक्रीज एग्रेसिव। तो ये होता है डम और फॉर्म में क्या होता है, शॉर्ट पीरियड होती है, पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट, इनको कोऑर्डिनेशन, पैरालिसिस ऑफ लोअर जो, ड्रूपिंग ऑफ लोअर जो, टंग, लैरिंग्स, ये सब इफेक्ट होते हैं। फिर डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले हिस्ट्री जानो कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ काटा, क्लिनिकल साइन, फिर उसको क्वारंटीन करो एनिमल को,
अगर सस्पेक्टेड है तो। फिर सीरोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें फेट टेस्ट होता है, डिटेक्शन ऑफ रेबीज वायरस एंटीजन ऑफ सस्पेक्टेड एनिमल, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर रेबीज डायग्नोसिस। ये मॉलिकुलर टेस्ट भी होते हैं, पीसीआर, रियल टाइम पीसीआर। फिर वायरस कल्टीवेशन, ये भी एक टेस्ट है, माउस इनोकुलेशन टेस्ट, एमआईटी। फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी होते हैं। इसके कंट्रोल की बात करें तो एनिमल बर्थ कंट्रोल करो, सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर गार्बेज डिस्पोजल। ये मतलब जो ये इसलिए क्योंकि जो स्ट्रे डॉग होते हैं उनको ये अट्रैक्ट करता है। फिर वैक्सीनेशन, मास ओरल वैक्सीनेशन ऑफ स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन अवेयरनेस। अब चलिए एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। तो आपको वेरीफाई करना है ये ट्रू है या फॉल्स। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट का ट्रू है एफएमडी। सेकेंड का डक्स है ईडीएस 76 वायरस का। इसका येलो फीवर फर्स्ट वायरल डिजीज थी। फिर इवानोवस्की, फिर टी सेल डिपेंडेंट। फिर पेस्टी वायरस होगा, स्वाइन फीवर वायरस बिलोंग टू विच फैमिली जीनस, पेस्टी वायरस। इसका जोइस्ट डेगन बॉडीज। इसका हेट्रोफिलिक एंटीजन फ्रोसमैन वाला हॉटस्पॉट वाला ट्रू। इसका ट्रू होगा। इसका फॉल्स होगा हेप्टेन वाले का। इसका सोडियम कोरोना। इसका फॉल्स होगा। इसका स्वाइन फीवर वायरस हीमोफिट्रिन। इसका ट्रू होगा। इसका भी ट्रू होगा। ये फॉल्स। इसका एवियन ल्यूकोसिस। इसका एडवर्ड जेनर। इसका ट्रू। इसका फॉल्स। इसका ट्रू होगा, नहीं फॉल्स होगा सर। एसएस सेगमेंटेड आरएनए। इसका herpes वायरस ऑफ टर्की, CD4। ट्रू, फॉल्स, ऑल ऑफ देम, डॉग्स ओनली। इसका ट्रू होगा मैंसनिट टेक्निक। इसका फॉल्स होगा। इसका इन्फेक्शियस लैरिंगोट्रेका वायरस। इसका फॉल्स। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट पेपर।